हेलो एवरीवन, दिस इज नील एंड यू आर वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम बुक से और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, मतलब भारत में यूरोपीय लोगों का आगमन। इससे पहले हमने पुर्तगीज और उसके साथ साथ में नीदरलैंड दोनों कंपनियों का आगमन पढ़ लिया है। आज हम लोग जो कंटेंट को शुरू करने वाले हैं वो है ईस्ट इंडिया कंपनी में ब्रिटेन। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पे रिविजिटर हो तो वीडियो को लाइक कर दो, बाद में आप भूल जाते हो। तो चलिए हम लोग कंटेंट को देखते हैं। देखिए हम लोग जो कंटेंट अपना पढ़ रहे हैं वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सारी कंपनियों को ऑलरेडी हमने एक एक करके डिस्कशन करना उसके बारे में शुरू किया है। हम लोगों ने जो भी इम्पोर्टेंट कंपनीज थे जैसे पुर्तगीज थे और डच थे नीदरलैंड वाले, उन दोनों को हमने पहले ही कवर कर लिया है। अभी जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो करेंगे किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। देखो बहुत लंबे समय तक ये भी हमारे हिंदुस्तान में रहे थे और इन्होंने जिन पॉलिसीज़ को अपनाई थी हिंदुस्तान के लोगों को कंट्रोल करने के लिए, यहाँ के राजाओं और मुगल साम्राज्य के लोगों को कंट्रोल करने के लिए, वो बहुत ही इम्प्रेसिव था क्योंकि उन लोगों ने उन तकनीकियों का इस्तेमाल किया था जो अन्य कंपनियां जैसे कि पुर्तगीज़ या फिर डच वाले लोग नहीं किए थे। तो चलिए हम लोग कंटेंट को शुरू करते हैं। देखो इनके इंसिग्निया और साथ साथ में इनके फ्लैग में लगने वाले सिंबल को देखते हैं। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि वो अपने सीप के ऊपर में ये EICO लिखते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये था उनका इंसिग्निया। ये सील के रूप में भी वो इस्तेमाल करते थे। जो भी बिजनेस वगैरह होता था तो कोई भी सामान जा रहा है तो वहाँ पे नीचे अंडर साइन के बाद वो लोग इसी सील का इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट है हम लोग एक फरमान देखते हैं। ये क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा दिया गया फरमान था। आप इसको विकिपीडिया पर भी देख सकते हो, आपको बाजाबता वहाँ पे मिल जाएगा। और ये चार्टर था वो जो ग्रांट किया गया था किनके द्वारा? क्वीन एलिजाबेथ। यही वाला जो चार्टर है उसी को मैंने यहाँ पे बड़ा करके दिखाया है। इसको अगर आप क्लियरली देखना चाहते हो तो विकिपीडिया पे देखिए, ज़्यादा अच्छे से आपको दिख जाएगा। वैसे इसमें कुछ खास नहीं लिखा हुआ है, कुछ नियम कानून है जो उनके साथ नीदरलैंड वाले, साथ में फ्रांस वाले या फिर जो भी आसपास के कंपनीज थी ब्रिटिश की, वो सब के साथ उन्होंने जो भी फरमान वगैरह किया था, जो भी चार्टर साइन किया था, वही सब यहाँ पर है। अब हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं महारानी एलिजाबेथ का चार्टर। क्वीन एलिजाबेथ आप इनको जानते होंगे अच्छे से, ठीक है। इन्हीं का चार्टर को पढ़ने वाले हैं। अब इसमें हुआ क्या क्या था? तो 1580 का टाइम था। इसमें क्या हुआ था? दुनिया भर में फ्रांसिस ड्रेक की यात्रा और 1588 में स्पेनिश आर्मडा पर अंग्रेजी की जीत। तो बहुत बड़ा एक मतलब समझो तो उनका एक मतलब कहते हैं कि आप कह सकते हो इसको उनका एक कदम था, जिसमें उन्होंने क्या किया था कि 1580 में फ्रांसिस ड्रेक पूरी दुनिया का यात्रा किया। 1588 में स्पेनिश आर्मडा पर अंग्रेजी कंपनी ने जीत हासिल की थी और 1599 में क्या हुआ था? मर्चेंट एडवेंचर्स ने एक कंपनी बनाई थी और यही कंपनी मैं आपको बता देता हूँ, यही जो CEO हुआ करता था, CEO डॉट, यही कंपनी दूसरे कंट्री में जाकर के क्या करती थी? बिजनेस वगैरह किया करती थी। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा है कि 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट, ध्यान रखिएगा, ने कंपनी को अनन्य व्यापारिक अधिकारों के साथ एक चार्टर जारी किया था जिसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज था। ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या था, ये नाम से ही पूरा क्लियर हो जाता है कि जो क्वीन एलिजाबेथ थी उन्होंने जो साइन किया था चार्टर, उस चार्टर के तहत क्या था कि जो कंपनी होगी ब्रिटेन की वो ईस्ट इंडीज़ में, मतलब ईस्ट इंडिया में जाकर के वो क्या कर पाएगी? बिजनेस कर पाएगी। और इसी कंपनी को उसने एस्टेब्लिश किया था। तो इसी चार्टर में जो फरमान आप देख रहे हो, इस फरमान में वही सब कुछ लिखा हुआ था, क्या होगा, कैसे कैसे वो लोग बिजनेस करेंगे, उनकी फॉरेन पॉलिसी क्या रहेगी, जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ के लोगों के साथ किस प्रकार के रिलेशन रखने हैं, एक्सपेंडिचर क्या करना है, साथ में जो आर्मी होगी वो कितना उस पर एक्सपेंडिचर किया जाएगा, साथ में जो बिजनेस किया जा रहा है उसमें क्या लगाना होगा, साथ में जो हमारी फैक्ट्रीज बनेंगी, फैक्ट्रीज में जो वर्कर्स होंगे, हर चीज़ के बारे में इस चार्टर के जो डॉक्यूमेंट्स थे उसमें हर चीज़ लिखी हुई थी। नेक्स्ट हमारी बात यहाँ पर आती है पश्चिम और दक्षिण की तलहटी। ध्यान रखिएगा, फुट होल्ड इन वेस्ट एंड साउथ, दोनों प्रांत के ऊपर में जो उसका तलहटी था, लोअर एरिया था, वहाँ पर क्या क्या हुआ था। तो 1611 में अंग्रेजों ने भारत के दक्षिणी पूर्व पर मसूलीपट्टनम में व्यापार करना शुरू किया था और बाद में 1616 में एक कारखाना स्थापित किया था। तो आप इन सभी पॉइंट को मार्क करते चलना अपने स्पेक्ट्रम वाले बुक में कि 1611 में क्या हुआ, वो मसूलीपट्टनम में अपना व्यापार करना शुरू किए थे। और कारखाना की स्थापना कब हुई थी? 1616 में हुई थी। थॉमस एलवर्ड 1613 के तहत सूरत में भी एक कारखाना स्थापित किए थे।
तो थॉमस एल्वर्ड ने दूसरा जो कारखाना था, पहला का जो कारखाना था वो सूरत में एस्टेब्लिश किया था। 1615 में थॉमस रो जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम के एक मान्यता प्राप्त राजदूत के रूप में आए थे। इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, देखिए आप जो जो बहुत वीवीआई पॉइंट रहेगा उसको मैं हाईलाइट करूंगा, इसको आप मार्क कर लेना। ये वन मतलब एमसीक्यूज वगैरह में भी ये सब क्वेश्चंस बहुत फ्रिक्वेंटली हर एग्जामिनेशन में आते हैं। तो जो सब थॉमस रो थे वो जहांगीर के दरबार में आए थे सबसे पहली बार 1615 में राजदूत बन करके। दूसरा था आगरा, अहमदाबाद और ब्रोच के कारखाने स्थापित करने की सुरक्षित अनुमति मिल गई थी। इन सब जगह पे उन लोगों को मिल गया था कि वो लोग अपने फैक्ट्रीज को स्टैब्लिश कर सकते हैं। 1662 में जब चार्ल्स ने पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से शादी की थी तो पुर्तगाल के राजा द्वारा बॉम्बे को दहेज के रूप में किंग चार्ल्स द्वितीय को उपहार दे दिया गया था। तो पुराने जमाने में क्या हुआ करता था, जो राजा महाराजा का टाइम या ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में था, उस समय में वो लोग जितने एरिया में वो लोग अपना पराक्रम करते थे, तो जब भी वो किसी दूसरे कंपनी या दूसरे कंट्री वाले के साथ अपना मतलब वैवाहिक संबंध मतलब शुरू करते थे तो दहेज के रूप में वो पूरा का पूरा एरिया ही उनके नाम कर दिया करते थे। और एक और बात थी कि जो भी राजा हुआ करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, कोई भी राजा, नॉट ओनली कि डच वाले ही हो या ब्रिटेन वाले ही हो, कोई भी राजा होते थे, वो लोग बहुत कम ही अपने कंट्री से बाहर निकलते थे लड़ने के लिए। लेकिन बात यहाँ पर आती है जब ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में क्या बात थी कि वहाँ पे राजा खुद लड़ाई करने जाता था, वो किसी को भेजता नहीं था। तो इसीलिए इनका बहुत ज़्यादा दबदबा भी रहता था लोगों के बीच में, क्योंकि लोगों को ही पता चलता था कि जो राजा है वो जब खुद सामने आ रहा है तो वो जरूर कुछ ना कुछ अपने में पावर कैपेबिलिटी रखता होगा। नेक्स्ट था बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को केवल 1668 में 10 पाउंड के वार्षिक भुगतान पे दिया गया। तो आप देख सकते हो कितना कम पैसे पर दे दिया गया, तो वो भी ईयरली, लेस देन अ पाउंड पर मंथ, इतने कम पे बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था। तो ये बहुत मतलब अजीब तरीके की बात है कि इतना कम में होता है, जबकि उस समय भी लाखों और करोड़ों में बिजनेस हुआ करते थे, लेकिन फिर भी एकदम 10 पाउंड पे दे दिया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, 1668 में पश्चिमी प्रेसिडेंसी की सीट को सूरत से बॉम्बे स्थानांतरित करके बॉम्बे में मुख्यालय बनाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी कि जो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी था उसको क्या किया था, सूरत से चेंज करके बॉम्बे कर दिया गया था, मतलब नीचे से थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दिया गया था, क्योंकि बिजनेस अच्छे से हो सके। तो बॉम्बे में रहेगा तो कहीं ना कहीं से वो बेनिफिशियल साबित होता है बिजनेस के मामले में, इसलिए भी ऐसा किया गया था। फिर उसके बाद गोल्डन फरमान लाया गया था, 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा जारी किया गया था। अब ये भी एक प्रश्न आता है कि गोल्डन फरमान किनके द्वारा जारी किया गया। तो गोल्डन फरमान कहाँ के, तो गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा जारी किया गया फरमान था। नेक्स्ट क्या है कि एक वर्ष में 500 पैगेडा के भुगतान पर उन्हें गोलकुंडा के बंदरगाहों में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की विशेषाधिकार अर्जित किया था। तो 500 पैगोडा ज़्यादा करेंसी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी उनको इतना देना पड़ता था एक साल में बिजनेस वो एकदम स्वच्छंद रूप से कर सकेंगे, कोई उनको टैक्स देना पड़ेगा, कोई भी मतलब उनके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई उनको समस्या नहीं झेलना पड़ेगा। बस इसीलिए उनको 500 पैगोडा, मात्र इतना में ही उनको मिल गया था कि आप जाओ, आप जाकर बिजनेस कर सकते हो। नेक्स्ट था 1639, इसमें क्या हुआ था, ब्रिटिश व्यापारी जो थे जिनका नाम था फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के शासक से महाराष्ट्र में गढ़वाल कारखाने के निर्माण की अनुमति प्राप्त की, जो बाद में फोर्ट सेंट जॉर्ज बन गया था, और दक्षिण भारत में अंग्रेजी बस्तियों के मुख्यालय के रूप में मसूलीपट्टनम ने जगह ले ली थी। तो यहीं से शुरू हुआ था वो इंपॉर्टेंट जगह को बनाना, किस चीज में, मुख्यालय। तो 1639 में हुआ था। अंग्रेजी ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार पूर्व में किया और 1633 में महानदी डेल्टा और बालासोर में हरिहरपुर में कारखाने शुरू हुए। तो अलग अलग जगह भी वो धीरे धीरे अपने कारखाने फैक्ट्रीज को एस्टैब्लिश कर रहे थे। मसूलीपट्टनम में बनाया, फिर उन्होंने बालासोर में बनाया, और अलग अलग जगह में। एक और बात थी कि जैसे जैसे उनका बिजनेस फ्लोरिश कर रहा था, जिस प्रकार से वो सीख रहे थे कि हिंदुस्तान में कैसे बिजनेस किया जा सकता है, कैसे यहाँ के लोगों से ज़्यादा सामान लिया जा सकता है, तो इन चीज़ों को वो एक्सपीरियंस जैसे जैसे लेते गए, इस तरीके से उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सटेंड करते रहे। और अलग अलग प्रांत में, इनलैंड प्रांत में, सिर्फ समुद्र के किनारे ही नहीं बल्कि इनलैंड प्रांत में भी वो लोगों को कहीं ना कहीं से मतलब मोटिवेट करते थे कि वो उनके साथ बिजनेस करें, जिससे उनका ये फायदा हो। तो ये सब उन्होंने अपने एक तरीका, एक बिजनेस पॉलिसी को अपनाया था, जिसके कारण उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिला था। किस जगह पे, तो वेस्टर्न और सदर्न फुटहोल्ड में।
नेक्स्ट हमारी बात आती है यहाँ पर, वो बंगाल के में किस प्रकार से अपना पैर जमाए थे। बंगाल में उतना आसान नहीं था क्योंकि इन प्रांतों में मुगल का शासन चलता था और मुगल लोग इतने आसानी से किसी को एंट्री नहीं होने देते। फिर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने पहले के जो भी आए थे पुर्तगीज डच, उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लिया था कि किस प्रकार से वो किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते थे। तो उन्होंने मुगल को भी नहीं छोड़ा, उनको ही मैनिपुलेट कर दिए, उन लोगों को भी वो छोड़े नहीं। किस प्रकार से नहीं छोड़े मैं आपको बताता हूँ, आपको यहाँ पे पता चलेगा। वो यहीं के लोगों को नौकरी दे दिए थे। अब देखो क्या होता है, देखो 1651 में क्या हुआ, सूबेदार शाह सुजा ने अंग्रेजों को 3000 रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दे दी। देखो लोभ पापस से कारणम, बार बार मैं कहता हूँ, चाहे वो इंडियन वाले करें या फिर वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले करें, मैटर नहीं करता है, लेकिन लोभ करना सबसे बड़ा पाप था। अब जो यहाँ के सूबेदार थे शाह सुजा, उनको कोई ज़रूरत नहीं थी इतने रुपये का भुगतान करके पूरे बंगाल में ओपन बिजनेस कर देने का। यही ओपन बिजनेस उनके लिए भारी पड़ गया था। देखिए किस प्रकार से भारी पड़ता है। बंगाल में कारखाना का शुरुआत हो गया हुगली में 1651 में और कासिम बाजार में। पटना और राजमहल जैसे अन्य स्थान पर भी धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपने कारखाना को स्टेब्लिश करने लगे। तो वो आए 3000 रुपये में, उनको ये नहीं पता था वो 3000 रुपये के बदले 3 लाख रुपये का बिजनेस यहाँ पर कर रहे हैं, स्टेबल कर रहे हैं। तो वैसे भी अब देखो कोई दूसरे कंट्री से आया है और यहाँ पर आके बिजनेस करना चाह रहा है और फ्री फंड में पैसा दे रहा है, तो भाई लोग भी तो यहाँ के थोड़ा सा समझो तो लालची लोग भी थे, जिनके कारण उनको ये चीज़ झेलना पड़ा। फिर क्या हुआ, विलियम हेजेज बंगाल की कंपनी के पहले एजेंट और गवर्नर बने थे। शाइस्ता खान अगस्त 1682 में बंगाल के मुगल गवर्नर। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ब्रिटेन वाली, उन्होंने क्या किया, बोले क्या कि हम यहाँ पर क्यों नहीं यहीं के लोगों को नौकरी दे दें। अब ये बिजनेस शुरू किया उन्होंने, बिजनेस करने आया। अब यहीं के लोगों को उन्होंने एकदम देखो ना, यहाँ पे मुगल का गवर्नर बना दिया भाई, बंगाल का मुगल गवर्नर। अब देखिए गवर्नर पोस्ट कहाँ का, ब्रिटेन का, मुगल कहाँ के, हिंदुस्तान वाले। अब भैया यहाँ पे जब ऐसी परिस्थिति होगी तो इसमें कहीं ना कहीं से आप भी इस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले हैं, ब्रिटेन वाले, उन्होंने अपना प्रभुत्व किस प्रकार से बनाना शुरू कर दिया। अंग्रेजी का थाना, अब आधुनिक अभी के टाइम में जो रिच गार्डन है, गार्डन रिच जिसको कहा जाता है, मैं शाही महल पर कब्जा कर लिया अभी के टाइम में, और साथ में पूर्वी मिदनापुर में हिजली पर हमला किया और बालासोर में मुगल किलेबंदी पर हमला किया। मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे उन्होंने हिंदुस्तान के अलग अलग प्रांत में, हिंदुस्तान के बंगाल के अलग अलग प्रांत में उन्होंने अपनी अपनी फैक्ट्रीज बनाने लगी। तो अब वो जैसे एंट्री हो गई थी हिंदुस्तान में, वो भी बंगाल मतलब मुगल साम्राज्य के अंदर उन्होंने एंट्री कर ली थी। अब वो उनको नीचे करने के लिए वो उनके साथ लड़ने भी लगे। अब यही देखो, ये कहते नहीं है 1651, यही टाइम था जिस समय से पतन शुरू हो गया किनका, मुगलों का। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन वाली थी वो अपना धीरे धीरे पैर पसारना शुरू कर दी थी। 10 फरवरी 1691 में अंग्रेजी कारखाना की स्थापना उस दिन हुई जब शाही फरमान जारी किया गया था, जिसमें सभी बकाया के बदले 3000 रुपये प्रतिवर्ष के भुगतान पर अंग्रेज को बंगाल में अपने व्यापार को संतोषपूर्वक जारी रखने की अनुमति दी गई थी। तो फिर से यही चीज देखो, यहाँ पर 3000 रुपया बदला नहीं भैया, पहले भी 3000 रुपया था, अभी भी 3000 रुपया। मतलब कितना, 1651 से 40 साल तक एक ही रेट पर इस चीज को सेटल कर दिया गया था। देख रहे हो किस प्रकार से हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, कहाँ वाले, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। तो देख सकते हो आप, समझिए इस चीज़ को। 1698 7 साल के बाद अंग्रेजों ने 1200 रुपये के भुगतान पर सूतनुती, गोविंदपुर और कालीकट ये 3 गांवों में जमींदारी खरीदने की अनुमति प्राप्त करने की सफलता की। समझिएगा इस चीज़ को। अब इनको पता चल गया था कि 40 साल से तो कम पैसे ले रहे हैं। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा और पैसा बढ़ा देते हैं और कुछ और प्रांत भी हिंदुस्तान का ले लेते हैं, और यही भी हुआ भी। अब उन्होंने देखो ज़बरदस्ती हो या फिर हिंदुस्तान के जो राजा थे वहाँ के मुगल साम्राज्य वाले, उनसे मनवा करके हो, किसी तरीके से भी हो, उन्होंने सिर्फ 1200 रुपये मतलब 4200 रुपये में और बड़ा उन्होंने प्रांत अपने अंदर ले लिया। नेक्स्ट है किलेदार बस्ती का नाम वर्ष 1700 में फोर्ट विलियम्स। अब देखिए किलेदार बस्ती का, अब देखो जब इन्होंने इस एरिया को अपने अंदर ले लिया, फिर उन्होंने किलेदार बस्ती जो था उनका, उसका नाम उन्होंने दे दिया फोर्ट विलियम। अब नाम दिया जैसे ही फोर्ट विलियम, तो कहीं ना कहीं से अब वो उनका मतलब
प्रभुत्व हो गया उनमें। अब ये किलेदार बस्ती थी, क्या थी मैं आपको बताता हूँ। जो भी कंपनी वो लोग खोलते थे ईस्ट इंडिया वाले, उसके आसपास वो लोग फोर्टिफिकेशन कर देते थे, किलेदार बना देते थे, और उसके अंदर में एक बस्ती रहती थी। मैंने शायद एक मैप में भी आपको दिखाया था, जिसमें एक तरफ उनका बाजार होता था, एक तरफ में उनके मंदिर होते थे, बीच में हॉस्पिटल होता था, फिर रहने वगैरह का जगह होता था, घोड़े के रखने का जगह होता था, साथ साथ में आर्मी वाले जो उसके आर्मी के ट्रूप्स होते थे वो भी एक तरफ में रहते थे। तो उन्होंने इस प्रकार से एक किलादार बना देते थे एरिया को, और उसी एरिया के अंदर अलग अलग जगह जो भी चीज़ उनको बताते थे, तो दो एक तरफ से और एक तरफ से एंट्री और एग्जिट रहता था। इन सब चीज़ों को ऑलरेडी हमने पिछली क्लास में डेवलप बता दिया है आप लोग को। नेक्स्ट हमारी बात यहाँ पर आते हैं फारूक सियार का फरमान। उनका क्या फरमान था, इस चीज़ को भी हम लोग क्लियर करते हैं। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, आप लोग एकदम टेंशन मत लीजिएगा। 1715 में क्या हुआ, जॉन सुरमन के नेतृत्व ने मुगल सम्राट फारूक सियार के नेतृत्व में एक अंग्रेजी मिशन में 3 प्रसिद्ध फरमान हासिल किया था, जिसमें क्या क्या था, जिसमें बंगाल, जिसमें कंपनी को बंगाल, गुजरात और हैदराबाद, इन 3 जगह पर मूल्यवान विशेषाधिकार प्राप्त हुआ था। बहुत ही मतलब समझो तो उनको एक समझो तो खजाना मिल गया था एक तरीके से। इस प्रकार का फरमान को कंपनी को मैग्ना कार्टा माना जाता है। जैसे अभी जानते होंगे हम लोग मैग्ना कार्टा पढ़ते हैं ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो पद याद रखिएगा, मैग्ना कार्टा यहीं से ब्रिटिश से लिया गया था, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। अब उनमें शर्त क्या क्या थी, सबसे पहला, बंगाल को 3000 रुपये की वार्षिक भुगतान को छोड़कर कंपनी को निर्यात और आयात की सीमा शुल्क में छूट दी गई है। दूसरा क्या था, परिवहन के लिए दस्तक, जिसको हम लोग पास भी कहते हैं, ये देना है। जो भी परिवहन होगा उसको पास मिलेगा, तभी वो लोग एंट्री कर सकता है, चाहे वो शिप वाला हो, चाहे वो रोड में सड़क में चलने वाला हो। उसके बाद क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 10,000 रुपये की वार्षिक भुगतान पर सूरत के सभी शुल्क लगाने की छूट दी गई थी। अब देख सकते हो 10,000 रुपये में वार्षिक भुगतान देना था, और जो भी शुल्क चाहते वो लगा सकते, जितना मन उनको 10%, 15%, 1/16, 1/18 जो करने का था वो कर सकते थे। बम्बई के ढले कंपनी के सिक्के पूरे मुगल साम्राज्य में चलने लगे। अब क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था कि बम्बई से बनवाने लगे थे वो लोग क्वाइंस, और वही क्वाइंस पूरा का पूरा मुगल एम्पायरिज्म में चलते थे। आपको पता होना चाहिए सिक्कों का शुरुआत कहीं ना कहीं से इधर से ही, मतलब बहुत ही फुल फ्लेज तौर पे हिंदुस्तान में होने लगा था। वैसे जो पुर्तगीज आए थे उन्होंने भी क्वाइंस को मिंटिंग करवाया था, और वो सोना के चांदी के क्वाइंस का इस्तेमाल करते थे, लेकिन बाद में अन्य मेटल्स के भी क्वाइन मुगल के साम्राज्य में धीरे धीरे चलने लगे थे। औरंगजेब के दरबार में इसके राजदूत के रूप में सर विलियम नॉरिस जनवरी 1701 और 1702 के बीच में आए थे। तो एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट कि औरंगजेब के दरबार में कौन आए थे, तो विलियम नॉरिस आए थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पर क्या होता है, क्राउन और संसद के दबाव में दोनों कंपनियों को 1708 में यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज के शीर्षक के तहत सम्मेलन किया गया था। अब क्या हुआ, क्राउन मतलब कि वहाँ के साम्राज्य और साथ साथ में पार्लियामेंट का एक प्रेशर बढ़ गया था, किन को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसके तहत क्या हुआ था, यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, ये कंपनी जो स्थापित करी गई थी, उसके तहत 1708 में इसको स्थापित कर दिया गया था। और ये एक तरीके से इसलिए भी किया गया था क्योंकि अच्छे से सिस्टेमेटिकली इंडिया में बिजनेस चल सके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो यहाँ तक था फारूक सियार का फरमान। और अब अभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं जाने वाली है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जाने में अभी बहुत टाइम है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी जो डे 4 में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी का, डच तो पढ़ चुके हैं, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, डेनिश और फ्रेंच जो आए थे उनका उतना ज़्यादा मतलब समझो तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन फ्रेंच में भी कुछ ऐसे गवर्नर्स थे जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था बिजनेस को डेवलप करने में इंडिया में, अपने कंट्री का। और देखो कुछ भी हो, कोई भी कंपनी आई हो यूरोप की, उन्होंने हिंदुस्तान को बर्बाद ही किया, लूटा ही, उसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फ़ायदा घुमा फिरा करके उन्हीं की कंट्री वालों का हुआ था। और लास्ट में जिस टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन वाली जाती है, तो आप वो भी चीज़ हम लोग कवर करेंगे आगे की क्लास में, हर चीज़ को मैं बताऊँगा। लेकिन अभी जो आगे हम लोग आ रहे हैं वो लोग डेनिश वाले के बारे में समझेंगे। डेनिश वाले लोग जो डेनमार्क वाले थे, वो किस प्रकार से उनका मतलब उन्होंने अपने बिजनेस का जो शुरुआत किया था, उसमें उनको कौन कौन सी समस्या झेलनी पड़ी थी,
साथ में अभी तो ब्रिटिश का शुरुआत ही हो रहा है, अभी बहुत साल है, अभी समझो तो हिंदुस्तान की आज़ादी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो वो क्या क्या गोल खिलाती है, मुगल साम्राज्य को कैसे ख़त्म कर दिया था, नस्तो नाबूद कर देते हैं, जितनी भी कंपनी फ्रेंच वगैरह सब थी सबको उन्होंने भगा दिया एक एक करके। वैसे अभी तक मैं आपको बता देता हूँ, नीदरलैंड वाले और पुर्तगीज वाले थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं अपना बस्ती बना के थोड़ा बहुत बिजनेस कर रहे हैं। ये मत सोचिएगा कि वो लोग 100% चले गए हैं। सबसे पहले सबसे लास्ट में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, और सबसे पहले हिंदुस्तान संपूर्ण रूप से छोड़ के भी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी गई थी। ये बात ध्यान रखिए। तो अभी छोटा मोटा उन लोगों का फैक्ट्रीज है अभी भी हिंदुस्तान में कहीं कहीं चल रहा है, जो पूरे प्रेशर में रह के उनको काम करना पड़ रहा है, क्योंकि भैया मसाला वगैरह तो चाहिए ही चाहिए। तो इसके लिए कहीं ना कहीं से तो छोटा मोटा फैक्ट्री भी तो रखना ही ना पड़ेगा, तब ना उनकी नीड को पूरा किया जा सकेगा। इस पर उनको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। हाँ, उनको टैक्स स्लैब बहुत ज़्यादा मिल गया था, मान सकते हैं। उतने अच्छे से वो बिजनेस नहीं कर रहे थे, लेकिन वो फिर भी कर रहे थे। ये बात आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी जो हम लोग नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे, क्लास नंबर 4, इसमें हम लोग डेनिश वाले लोगों को समझेंगे, और उसके बाद लास्ट करेंगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। यहाँ तक वीडियो देख गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।